morning. Good morning. So we started with cost of capital. In cost of capital हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा है कि कहीं ना कहीं what is the cost of debentures. तो cost of debentures में दो टाइप है, irredeemable and redeemable. अगर बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है irredeemable का? What is the formula? KD is equal to I 1 minus tax divided by NP into 100. What is the formula for redeemable? बोलो KD is equal to I 1 minus tax plus RV minus NP divided by N whole divided by 2 multiplied by 100. अगर RV NP amortize हो सकता है तो फॉर्मूला क्या है? KD is equal to I 1 minus tax नहीं, पहले 1 minus tax कॉमन है बाहर, ब्रैकेट में I plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 multiply 100. करेक्ट है बात. उसके बाद cost of preference shares redeemable and irredeemable. Irredeemable का फॉर्मूला क्या है? Preference dividend divided by net proceeds into 100. and irredeemable हो गया तो redeemable क्या आएगा? Preference dividend plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. What is the cost of term loan? Institution term loan. Interest rate 1 minus tax rate generally. उसके बाद what is the cost of equity? इसमें चार approaches है. कौन से चार approach है? Dividend price approach, earning price approach, realized yield approach and CAPM capital asset pricing model. क्लियर लॉजिक है? तो अभी एक बात समझना कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच में कितने अप्रोच है? दो. करेक्ट है. कांस्टेंट डिविडेंड मेथड एंड कांस्टेंट ग्रोथ मेथड. जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला क्या है? KE is equal to D upon P0 into 100. P0 0 मतलब आज, today's current price. आज मैं इशू करता हूँ इक्विटी तो मुझे डिविडेंड देना पर. ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज? यहाँ तक खत्म हुआ. अब लीव वन लाइन राइट डाउन कांस्टेंट ग्रोथ रेट. कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर्मूला. कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर्मूला. Constant growth rate formula. See what is the formula? KE is equal to, देखना, KE is equal to D1, ये कुछ चीज है समझाऊंगा, D1 upon P0, D1 upon P0. Okay, into 100 परसेंटेज में आ गए, इंटू 100 ये परसेंटेज में आ गए, प्लस कुछ ग्रोथ चाहते हैं. फिक्स डिविडेंड नहीं, हम क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. क्या ग्रो कर रहे हैं? डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं. अगर लास्ट ईयर डिविडेंड 5 रुपीज था, 10% से ग्रो हुआ 5.5, फिर 10% से ग्रो हुआ. देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ इन लाइफ. समझो मेरी बात. वी आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल, वी सी फ्यूचरिस्टिक वे थिंग्स. करेक्ट है. तो एक डिविडेंड फिक्स नहीं, हम क्या चाह रहे हैं? ग्रोथ. अगर हर साल 5% ग्रो होगा तो कंपनी का कॉस्ट भी आएगा. करेक्ट है. तो प्लस जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रेट. क्लियर लॉजिक है? स्लोली अब देखना है. सबसे पहले P0 करंट मार्केट प्राइस देखो नीचे. P0 करंट मार्केट प्राइस, current market price. Okay, P0. G is equal to growth rate. G is equal to growth rate. Okay, and D1 जो डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे. आज इशू करते इक्विटी तो आज ही डिविडेंड देते या अगले साल देंगे? अगले साल देंगे ना, पूरा पैसा तो यूज करेंगे. D0 मतलब आज का डिविडेंड, D1 मतलब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस, P1 मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर,
एंड P0 मतलब प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझ रहे हो मेरी बात? तो D1 में लिखना है डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। ओके, अब देखो सिंपल है, अगर मैं आज इशू कर रहा आईपीओ तो आज कितना पैसा मिलेगा? P0, करेक्ट है। और वो P0 यूज करके मुझे कितना डिविडेंड देना है? D1 प्लस हर साल क्या देना है? ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, प्राइस में भी ग्रोथ और डिविडेंड में भी ग्रोथ, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ मेरा कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दिस इज लिटिल प्रैक्टिकल। कांस्टेंट डिविडेंड कभी होता ही नहीं है कि एवरी ईयर फिक्स 5 रुपए देंगे, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना बात? तो प्रैक्टिकली क्या होता है? ग्रोथ होती है कंपनी में, कंपनी ग्रो करता है, डिविडेंड ग्रो करता है, शेयर प्राइस ग्रो करता है, तो अकॉर्डिंगली इक्विटी वालों के रिटर्न्स बढ़ेंगे। एक का इनकम, दूसरे का कॉस्ट। इक्विटी वाला ज्यादा कमाएगा तो कॉस्ट किसका है? कंपनी का है। क्लियर लॉजिक हो? करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बेसिक। कम टू क्वेश्चन नंबर, लेट्स चेक दिस 8, illustration 8, illustration 8। illustration 8 सिंपल क्वेश्चन। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जो पूरा चैप्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ देखो, a company has paid a dividend of ₹1 last year, मतलब ये D0 हो गया, ये क्या हो गया? D0, ओके, and it is expected to grow at 10% next year। दो है, calculate the cost of equity if the market price per share is 55। एक सेकंड समझना, आपके पास D0 दिया है, लास्ट ईयर डिविडेंड भी ग्रो करेगा, करेक्ट है? तो D1 निकालना पड़ेगा। टेक कैलकुलेटर, 2 मिनट। 1 रुपी प्लस 10%, 1 रुपी प्लस 10%, दैट इज 1.1। ये क्या बनेगा? D1। ये क्या बन जाएगा? D1। सिंपल लॉजिक है, डिविडेंड भी ग्रो करेगा और प्राइस भी बढ़ेगा, करेक्ट है? तो आज अगर मैं शेयर्स बांटने जाऊंगा तो मैं D0 दूंगा या D1 दूंगा? D1। क्वेश्चन में क्या दे दिया? D0, करेक्ट है बात? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G। ये फॉर्मूला बन सकता है। D0 इज 1, 1 प्लस G इज 0.1, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा? 1.1, करेक्ट है बात? देखो मैंने 1 रुपए को मल्टीप्लाई किया प्लस 1 रुपए को 10% से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा डिविडेंड कितना आ रहा है? 1.1, करेक्ट? तो नीचे फॉर्मूला लिखो वहीं पे, D1 इज इक्वल टू D0 D1 is equal to D0, ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस G। D1 is equal to D0, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 प्लस G, है ना? ये और एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया, D0 1 प्लस G। Can you tell me what is D0? Current dividend. What is D1? Expected dividend. Correct बात? Will dividend grow? Yes. Correct है। तो if you issue IPO today, what will you give? D0 or D1? D0 or D1? I'll give D0, D1। समझ रहे? आज अगर मैं शेयर्स दूंगा तो अगले साल जो D1 है वो पे करूंगा ना? समझ रहे मेरी बात? तो कहीं ना कहीं टुडेज आईपीओ आई विल गिव D1, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गया? D1 हो गया, D0 हो गया? D1, करेक्ट है ना बात? इक्विटी शेयर होल्डर को D1 देना पड़ेगा, डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। समझ रहे हैं? सपोज आज ही इसने मुझे पैसे दिए यूज करने के लिए, आज ही मैं इसको इनकम दूंगा क्या? नहीं, वो पैसा यूज करूंगा और उसके बाद अगले साल जितना हिस्सा बनेगा उस पे इनकम दूंगा मैं, करेक्ट है? तो आई विल गिव D1 एंड नॉट D0। तो एग्जाम में ऐसे D0 D1 में कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। आपको एग्जाम में D0 देंगे, आपको D1 निकालना है,
क्योंकि पैसा आज यूज करके आप D1 दोगे। क्लियर लॉजिक है? तो अभी देखो क्वेश्चन 8 देखना है। द कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ ₹1 लास्ट ईयर। ठीक है ना? Punishment. Okay. You have to sing a song, the same song on the stage. Okay. लिखो आप नीचे. Illustration 8. Illustration 8. Given data. CA have no girlfriend and no boyfriend. Okay. Completed CA have such things. Okay. तो वहाँ लिखना है सबसे पहले D0 is equal to 1. D0 is equal to 1. D0 is equal to 1. Okay. उसके बाद G is equal to 10%. G is equal to 10%. G is equal to 10%. Growth rate. Correct है. P0 is equal to 55. Check करो. 55. P0 is equal to 55. देखो D0 is equal to 1. P0 is equal to 55. And G is equal to 10%. Can I write 0.10 decimal में? Okay, 0.10. Clear हुआ लॉजिक? करेक्ट? अब नीचे लिखा है टू फाइंड KE। क्या निकाला मैं? KE। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, सोल्यूशन। अब मुझे बताओ कौन सा मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल? ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ हो रहा है। करेक्ट? तो नीचे लिखना है वी विल अप्लाई डिविडेंड प्राइस अप्रोच। We will apply dividend price approach at constant growth model. Growth rate constant है ना? We will apply dividend price approach at constant growth model. Constant growth model. Growth constant है, fixed rate पर. Correct? अब नीचे लिखना है KE is equal to D1 upon P0. KE is equal to D1 upon P0. सुनो मेरी बात, अगर मैं डेसिमल्स में ग्रोथ को लिखता हूँ तो प्लस G कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। डेसिमल्स मतलब अल्टीमेटली परसेंटेज में चाहिए ना। अगर मैं डायरेक्टली परसेंटेज लिखता हूँ, मैं आपको दोनों दिखा दूँ कैसे, नया चीज है। D1 upon P0 करके into 100 प्लस G कर दूंगा। बात तो एक ही है। ये ऑलरेडी परसेंटेज में 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करूंगा। बट अगर डेसिमल में लिख रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। चलो ये देखते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। ये देखते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज D1? D1 हमको निकालना पड़ेगा। D1 कितना है? तो 1.1। कैसे 1.1? 1 रुपी प्लस 10%, तो 1.1। इसके वर्किंग नीचे बताएंगे। ओके, डिवाइडेड बाय P0 कितना है? 55। ग्रोथ रेट अभी ब्रैकेट के अंदर है, मतलब डेसिमल में लिखना है, दैट इज बेटर वे। करेक्ट? तो कितना ग्रोथ रेट है? 10% इनटू 100 इनटू 100। करेक्ट? तो यहां देखना है व्हाट इज द आंसर। हाँ, व्हाट इज द आंसर? ट्राई करो, ट्राई। कितना आंसर है? 12% आ रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है? 12%। चेक करो। हाँ, यस यस आंसर। हाँ करेक्ट, आज आईपीओ इशू किया। मतलब एक साल के बाद देंगे ना। हाँ, इंटरिम अलग बात है। ऑब्वियसली इंटरिम डिविडेंड रात बाद मिलेगा। Standard assumption, final dividend. Okay, interim dividend only when it is expressly said. AGM में हमेशा dividend declaration होगा। Okay, भले no, yes, percentage, but interim extraordinary case. हो सकता है, but question में दिया नहीं है। तो what is practical assumption? Dividend is final dividend.
राइट? क्योंकि अगर सपोज एग्जांपल है कि मैंने 1 अप्रैल 2018 को शेयर्स इशू किए, ओके, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2018 को शेयर्स इशू किए, तो पूरा साल भर मैं पैसा यूज करूंगा, करेक्ट? 31 मार्च 2019 पूरा साल भर पैसा यूज करके फिर मैं फाइनल डिविडेंड दूंगा, तो ये D1 बनेगा या D0 बनेगा? यस, करेक्ट है ना बात? देखो सिंपल लॉजिक है, आज ही पैसा और आज ही इनकम। वाह, ऐसी कौन सी कंपनी है कि मैंने शेयर्स आज खरीदे हैं? इट्स नॉट ओल्ड शेयर्स, इट इज न्यू शेयर्स। कंपनी ने फ्रेश कैपिटल रेज किए, तो इमीडिएटली आज ही कैपिटल आईपीओ आ गया, लोगों ने शेयर लिया और आज ही डिविडेंड देंगे ये कंपनी? नहीं, दे विल गिव नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल के आसपास है, मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब कंप्लीशन ऑफ ईयर के बाद। ये स्टैंडर्ड असम्पशन, क्लियर होगा? फिर प्रोपोर्शनल कैलकुलेशंस करते हैं, बट आपको वो एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम इसमें भी नहीं, फिलहाल के लिए आपको बेस पे फाइनल, यस फाइनल पे आएगा, ओके? आपको ही नहीं इंटरिम का एप्लीकेशन नहीं दिया फिलहाल। योर क्वेश्चन इज राइट। आप बोलेंगे सर 6 महीने में डिविडेंड देना है हमें, करेक्ट है? तो जो भी आप डिविडेंड दे रहे हो 6 महीने बाद दे रहे हो, 1 साल बाद दे रहे हो, आप D1 दोगे। लास्ट ईयर पिछले साल का डिविडेंड थोड़ी ना दोगे। पिछले साल एजीएम में हमने डिक्लेयर किया था D0, तो अभी अगले एजीएम में क्या रहेगा? D1। समझ आए? वो असम्पशन पक्का समझ आया? यू मे हैव सम क्वेरी इन दिस, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्लो चले, ओके? अभी सिर्फ फॉर्मूला देखा अभी तक तो, ओके? अब एक काम करो, वी ट्राई वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21, Xavier's Limited presently pays a dividend of ₹1 per share, मतलब ये D0 बना है या D1 बना? D0, करेक्ट है? And has a share of ₹20. If this dividend were expected to grow at 12% per annum forever, what is the firm's expected or required rate of equity using dividend discount model approach? इसका दूसरा नाम है, ये जो आप मॉडल यूज कर रहे हो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, ठीक है? उसका नाम से नहीं करना है, करेक्ट? इन शॉर्ट आपको क्या यूज करना है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट, करेक्ट है? तो एक लाइन लीव करके लिखो, इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21, गिवन डेटा, पहले गिवन डेटा लिखो आराम से, गिवन डेटा, गिवन डेटा, पहला D0 कितना है? ₹1, P0 20, G is equal to 12% और 0.12। चेक करो क्वेश्चन के साथ, देखो D0 ₹1, P0 ₹20, G is equal to ग्रोथ रेट इज 12% और 0.12। क्वेश्चन चेक करना है, ओके? देखो कंपनी के लिए कॉस्ट है तो इक्विटी के लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए कॉस्ट तो इक्विटी के लिए क्या हो गया? रिटर्न। अगर कंपनी के लिए KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो इक्विटी के लिए रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। इसलिए वो क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE एक तरीके से। तो एक के लिए रिटर्न, दूसरी के लिए कॉस्ट, तो अल्टीमेटली हम कॉस्ट निकाले या रिटर्न निकाले, बात एक ही है, करेक्ट है ना बात? तो अभी देखना है नीचे, टू फाइंड KE, टू फाइंड KE, to find KE, okay, leave a line, write down solution. We will apply dividend price approach, we will apply dividend price approach with constant growth rate. We will apply
dividend price approach with constant growth rate. Dividend price approach with constant growth rate. Clear है? तो अभी देखना KE is equal to D1 upon P0 plus G in 200. कांस्टेंट डिविडेंड है या कांस्टेंट ग्रोथ रेट है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट है. अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है. अब D1 निकालना पड़ेगा. D1 पता नहीं है. D1 is equal to D01 plus G. डिविडेंड भी ग्रो करेगा. कितने रेट से ग्रो कर रहा है? 12%. हाँ बताइए आंसर. कितना? 17.6% KE. 17.6% KE. सिंपल चीज है. समझ रहे हैं? चलो एक लास्ट ऐसे जुड़े क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में 28 ट्राई करो बोलो. 28 ट्राई. ओके 28. हाँ तो नहीं करेंगे तो कांस्टेंट डिविडेंड. यस देखो देयर आर डिफरेंट अप्रोच. एक कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, एक फिक्स ग्रोथ रेट दे रही है, एक का कैलकुलेशन अलग है. मतलब सबका अप्रोच अलग है. कोई बोलता है हमारे लिए अर्निंग इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं है. डिविडेंड नहीं दिया तो भी चलेगा, तो अर्निंग प्राइस अप्रोच. समझ में मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? तो सबका इसलिए वर्ड अप्रोच आया. द वे पीपल सी. मेरे लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, मैं डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करूंगा. कोई बोलेगा मेरे को डिविडेंड नहीं मिला चलेगा, कंपनी में अर्निंग हो रही है, रिजर्व में जा रहा तो भी चलेगा, मैं अर्निंग देखूंगा. समझ रहे हैं? तो ऐसा अलग अलग तरीका होता है, इसलिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर. है ना? 28 हो गया सॉल्व पक्का. चलो बताओ क्या फॉर्मूला लिखा आपने के से. ओके आपने क्या लिखा? D1 कितना लिखा है? मतलब 28 का 3 रुपीज. ऑलरेडी D1 दिया है, हेंस लिखा है ना, तो 3 रुपीज. उसके बाद P0 कितना लिखा है? 20 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 0.06 into 100. व्हाट इज द आंसर? 21%. कितने लोग आए यहाँ ऊपर? यस. हाँ तो अभी देखना है आपका ये हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच. अब मैं CAPM मॉडल पर आ रहा हूँ. आपने कल लिखा था चार्ट, चेक करो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कितने अप्रोच है? 4. कौन से 4 है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड
yield approach and CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फॉर्मूला देख के आप डर जाओगे, you'll enjoy it। चलिए लिखो अभी नीचे CAPM मॉडल। CAPM का फुल फॉर्म है, फिर से लिखो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM का फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। देखो फॉर्मूला देखो कितना फैंटास्टिक बना है, ठीक है। देखो देखो बोर्ड देखना है, KE is equal to RF plus beta into RM minus RF। वाह, KE is equal to RF plus beta RM minus RF। क्या समझ पा रहे हो? बाबा जी का टुल्लू बीटा समझ पा रहे हैं, और गेस तो करो, कुछ तो ट्राई करो, इट्स न्यू थिंग। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप पहली बार देखो तो डर लगता है, बट जब समझाऊंगा तो आना चाहिए, राइट। अब जैसे केडी का फॉर्मूला देखा, केपी का देखा, केई का भी तक थोड़ा दो फॉर्मूला देख लिया अभी तक। ओके देखो, ये देखो समझाता हूँ। KE is equal to RF plus beta ब्रैकेट में RM minus RF। नो रॉ मटेरियल, कुछ भी लेबर लाएगा, प्राइम कॉस्ट लाएगा, लिखो। हाँ हाँ ट्राई। चलो RF का फुल फॉर्म लिखो, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। RF का फुल फॉर्म लिखो, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट। लिखो लिखो, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट। समझा ना? RF रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट। RF रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट। RM लिखना है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। RM रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। उसके नीचे RM minus RF is equal to RM minus RF is equal to risk premium। RM minus RF is equal to risk premium and B is beta। B is beta, ठीक है ना बात? तो what is my point? What is my point? देखो ये क्या फॉर्मूला इंटरप्रिटेशन है, सुनो मेरी बात। What is cost of equity? Cost of equity is nothing but the expectation of shareholder। जो shareholder expect करेगा वो cost of equity बन जाएगा। जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस है अकॉर्डिंगली कंपनी को इतना कमाना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेगा? अगर एग्जांपल है, मेरे पास पैसा है 10 लाख रुपए, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाता हूँ 6-7% तो मिल ही जाएगा, और कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं, करेक्ट है, 0% रिस्क। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भी अगर 6-7% कमाने का रिस्क है तो गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा लोगों का। ओके, तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आई विल अर्न मिनिमम 7%, करेक्ट है। मेरे सामने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है और एक कंपनी है तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे 7% तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा विदाउट एनी रिस्क, करेक्ट है बात? ये RF बन के गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे मैं जो कमाऊंगा दैट इज RF। इतना तो चाहिए, प्लस रिस्क लेने का प्रीमियम चाहिए, प्लस मैं रिस्क ले रहा हूँ कंपनी के अंदर, उसका थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए। प्रीमियम मतलब लिटिल मोर एक्स्ट्रा। अरे आया नहीं, करेक्ट बात? तो दैट प्रीमियम इज RM minus RF। मतलब मार्केट 15% कमाई दे रहा है, 15 में से 7% ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है, तो प्रीमियम कितना टका हो गया? 8%। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 8%।
अरे हाँ या नहीं? सब्जेक्ट टू चेंज इन द स्टॉक मार्केट बीटा बढ़ेगा भी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंगली रिटर्न बढ़ेगा, इकोनॉमी गिरेगी तो नेगेटिव बीटा रहेगा तो आपका प्रीमियम भी गिरेगा। आर यू टू अंडरस्टैंड दिस? ध्यान देना। देखो एग्जांपल है, तेरे पास कितने पैसे भाई? तेरे खुद के सेविंग्स 10 रुपए नहीं गए, 50,000 के आसपास की पर्सनल सेविंग। ओके, मतलब बंदा शरीर पे खर्चा कम करता है। दयान से पूछो सेविंग कितनी भाई तेरी? 500 से 1000 रुपए। अब 50,000 ये इन्वेस्टर है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड में रखेगा तो कितना मिलेगा? आरएफ। क्या मिलेगा? आरएफ मिलेगा। अब ये सोच रहा मैं रिस्क लूं थोड़ा सा लाइफ में, करेक्ट है बात? अब इसको इक्विटी का इंपॉर्टेंस समझ में आने लग गया। ओके, इसको कमाना ज्यादा है तो ये रिस्क लेना चाह रहा है, तो एटलीस्ट रिस्क लेकर प्रीमियम कमाने का सोचेगा, करेक्ट है? आरएफ तो चाहिए 7% तो चाहिए, प्लस प्रीमियम भी चाहिए। प्रीमियम यहाँ पर कितना परसेंट है? 8%। कितना परसेंट है? 8। बट दैट 8% इज सब्जेक्ट टू चेंज इन द स्टॉक मार्केट। दैट 8% मार्केट बूम हुआ तो 8 से भी ज्यादा मिलेगा। सपोज एग्जांपल है बीटा इज 1.5, तो 8 का 1.5 हमें मिलेगा। अगर बीटा 2 टाइम्स हो गया तो मार्केट बढ़ गया, तो हमने 8 का 2 मतलब 16% कमा लेंगे। अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है? तो ये पूरा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है? KE is equal to RF plus बीटा into RM minus RF। RM इंडस्ट्री कितना रिटर्न दे रही है? 15%, 20%, 30%, करेक्ट है? इंडस्ट्री मार्केट्स कितना रिटर्न दे रहे हैं? 15% दे रहे हैं। तो 15% में 7% ऑलरेडी पहले ऐड कर लिया था हमने। अरे हाँ या नहीं? करेक्ट बात? तो 7% ऐड किया तो प्रीमियम कितना मिला हमें? 8%, सब्जेक्ट टू द चेंज इन द स्टॉक मार्केट। ओके बात? तो ये समझने के लिए यू हैव टू सॉल्व अ स्मॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। बोला क्या हो सकता है? बोला। हाँ हो सकता है, बट व्हाइल इन्वेस्टिंग व्हाट आई सी कि पहले मेरा कॉस्ट क्या है। कंपनी को इतना इंडस्ट्री मैच करना पड़ेगा ना। अगर इंडस्ट्री में सब 15% कमाई दे रहे हैं और कंपनी 10% दे रही है तो इक्विटी वाले आएंगे जो उनके पास। हाँ मतलब कंपनी 15% हमारी इंडस्ट्री 10% का हो सकता है, तो कंपनी बोलेगी मिनिमम हमें इतना देना है 15%, या समझ 10% अगर RM है तो 10% ही देना है। ज्यादा देनी तो बहुत अच्छा, बट इतना तो देना ही पड़ेगा। सॉरी, हाँ हाँ नहीं समझा वापस से यहाँ पे। RM कितना बोल रहा है तू? ये किसका? इंडस्ट्री का है क्या कंपनी का? इंडस्ट्री का। और कंपनी का कितना? कंपनी कितना है? 12% दे रही है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है फिर? बीटा फिक्स है ना बेटा? हाँ नहीं ना बेटा, ये 7% है ना, बीटा फिक्स है। बीटा स्टॉक मार्केट चेंज हो रहा है तो हमारा शेयर प्राइस कितना चेंज हो रहा है वो फिक्स रहेगा ना, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो मार्केट डिमांड सबका डिसाइड करेगा। बीटा वैल्यू इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द चेंज इन द स्टॉक प्राइस एंड द इन मार्केट इंडेक्स। आर यू टू अंडरस्टैंड? हाँ ये देखो ये 10 और ये 15 है तो अभी नेगेटिव आएगा, समझ रहे हैं? अभी नेगेटिव आएगा। परफेक्ट। चलो क्वेश्चन 12, सॉरी ये फॉर्मूला से हम इक्विटी के एक्सपेक्टेशन जान रहे हैं। एज ए इक्विटी शेयर होल्डर ये बोल रहा है कि मुझे 7% चाहिए प्लस मुझे प्रीमियम 8% चाहिए सब्जेक्ट टू मार्केट चेंज। तो ये बोल रहा है कि ऐसा करके मुझे 18% चाहिए, इसको 18% चाहिए, मतलब कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 18%। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 18%। तो कंपनी जब पैसा रेज करेगी तो इक्विटी 18% आ रहा है, वो उनको कॉस्ट पता चल जाएगा। अब रेज करना है कि नहीं करना है डिसाइड करेंगे। आर यू टू अंडरस्टैंड? जब भी कैपिटल रेज करोगे तो आप एक कैलकुलेशन किसका करोगे? कॉस्ट। कॉस्ट पता करना है कि नहीं करना है? करना है ना, करेक्ट?
तो लिखो दिस इज वन ऑफ द मेथड, इट्स नॉट फाइनल मेथड। ओके, लिखो इलास्ट्रेशन 12, illustration 12, ABC company provides the following details: RF 7%, beta 1.2 times. What do you mean by beta? अगर मार्केट इंडेक्स 10% से बढ़ा, हमारा शेयर प्राइस 12% से बढ़ेगा, है ना? मार्केट इंडेक्स 100% से बढ़ा, हमारा शेयर प्राइस 120% से बढ़ेगा। ओके, तो बीटा एंड RM minus RF is 6%. Calculate the cost of retained earnings. मैं retained earnings पे आऊँगा 2 मिनट, ठीक है? Calculate the cost of retained earnings under CAPM model. अभी अपने cost of equity समझना है फिलहाल के लिए। देखो आप illustration 12, illustration 12, given data. Illustration 12, given data. RF 7%. RF 7%, beta 1.2, beta 1.2, RM minus RF 6%. RF is 7% plus beta 1.2 into RM minus RF 6%. परसेंट प्रेस ही नहीं करना, ऑलरेडी आंसर परसेंट में चाहिए। अरे हाँ या नहीं? आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज। करेक्ट है बात? बताओ आंसर इसका। हाँ, ये 6 into 1.2 14.2% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। मतलब इक्विटी वाले कितना एक्सपेक्टेशंस है? 14.2। इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। तो अगर कंपनी मार्केट से इक्विटी लेकर आता है, कम से कम कितना परसेंटेज देना है? 14.2% देना है। समझ रहे? इससे ज्यादा दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना तो देना पड़ेगा इंडस्ट्री के हिसाब से। ओके, 14.2%। दिस इज वन ऑफ द मेथड। मैं आपको बोल रहा हूँ, इक्विटी फिक्स नहीं होता ना, इक्विटी में सब वेरिएबल है। इक्विटी में शेयर प्राइस वेरिएबल है, डिविडेंड वेरिएबल है, इक्विटी के एक्सपेक्टेशन वेरिएबल है, इक्विटी का रिस्क भी वेरिएबल है, बीटा बीटा भी चेंज होता रहता है। करेक्ट है? इसलिए अलग अलग टेक्निक्स होता है कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। करेक्ट है? सेम वे क्वेश्चन 10 ट्राई करो खुद। 10 क्वेश्चन 10, calculate the cost of equity of H Limited whose risk-free rate of return is 10%, beta is 1.75 and return on market portfolio RM, return on market portfolio is 15%. हमेशा given data लिखो। Return on market portfolio is 15%. मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कम से कम कितना मिल जाएगा? 10%। इंडस्ट्री कितना दे रहा है? 15। मतलब 5% प्रीमियम हो गया रिस्क लेने का। अरे हाँ या नहीं? और सब्जेक्ट टू मार्केट चेंज, बीटा बीटा चेंज होगा, रिटर्न चेंज होगा। सिंपल लॉजिक है। कितना आंसर है? 18.75%। करेक्ट है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डन, कॉस्ट ऑफ डेट डन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन डन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 2 अप्रोच डन, 2 और बाकी है, करेंगे। अब मुझे बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस
is also capital or not capital? Is a capital? Confirm? Yes. जो प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रखा वो प्रॉफिट बिलोंग करता है इक्विटी को, बट कंपनी ने डिविडेंड देने की जगह पर वो कंपनी में ही प्रॉफिट रखा सो दैट दे कैन डू द एक्सपेंशन, तो कंपनी के लिए भी वो कैपिटल हो गया। अब उसके ऊपर क्या कॉस्ट है, समझ रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस एक कैपिटल है, ये तो कंफर्म हो गया। इज इट अ कैपिटल फॉर द कंपनी? डेफिनेटली यस। एग्जांपल, अगर मेरे पापा ने बिजनेस में 1 करोड़ लगा दी कैपिटल, आपने बहुत मेहनत का पैसा 1 करोड़ लगाकर 30 लाख कमाया, पापा 30 लाख रुपीस फिर से बिजनेस में लगाते हैं प्रॉफिट को, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट है, और एक ब्रांच स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस ब्रांच से भी कैपिटल एक्सपेंशन, कैपिटल से आपका रिटर्न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बट उस 30 लाख पर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? दूसरी जगह इन्वेस्ट करते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है था। रियली स्पीकिंग यस, उस रिजर्व का भी कॉस्ट है, नथिंग इज फ्री, समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं उस रिजर्व का भी कॉस्ट है, बट ऐसा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। जैसे प्रेफरेंस शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, इक्विटी पे डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, बट रिजर्व पे कुछ देते नहीं है, बट उसका इम्प्लाइड कॉस्ट है कुछ, आपने पढ़ा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, करेक्ट है बात? जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है वो अकाउंट करते हैं कि नहीं? वी डू। ओके, इम्प्लिसिट कॉस्ट यू डोंट अकाउंट। तो सेम विद रिजर्व्स, सेम विद रिजर्व्स। तो आई टेक अ एग्जांपल ऑफ रिजर्व्स कि रिजर्व्स पे कॉस्ट क्यों आ रहा है, समझ से मेरी बात? ओके, तो देखना, एक मिनट, मिस्टर नटवरलाल, ओके, मिस्टर नटवरलाल ने कंपनी में ABC प्राइवेट लिमिटेड में अपना कुछ 10 लाख रुपए लगाए, ओके, ध्यान देना। कंपनी ने ये पैसा यूज करके 2 लाख रुपए कमा ली, 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब कंपनी ने कितना परसेंट कमाया? 20%। कितना टका कमाया? 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब देखना, यहाँ पर 20% तो कमा लिया। अब कंपनी के पास इसका 2 ऑप्शंस हैं, या तो नटवरलाल को डिविडेंड दे दो, या तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख डाल दो। अगर नटवरलाल को 2 लाख रुपए डिविडेंड दिया तो नटवरलाल 2 लाख रुपए अपने पास रखेगा और अभी कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। अगर एफडी में इन्वेस्ट करेगा तो 7%। क्लियर लॉजिक है? जस्ट एग्जांपल, करेक्ट है? तो अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, और एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो 15% ही मिलेगा, वो कंपनी 15% ही दे रही है, तो इससे तो अच्छा नटवरलाल 2 लाख रुपए फिर से शेयर्स में डालेगा आईपीओस में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और अल्टीमेटली वो जो रिजर्व्स है वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर नटवरलाल 2 लाख रुपए लेकर और कहीं कमाता था 30%, तो ये कंपनी में पैसे ही नहीं रखता, वो विड्रॉ कर लेता और कहीं इन्वेस्ट करता कितने में? 30% पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सोचना पड़ेगा। देखो इमेजिन, ये भाई साहब है, ठीक है, इसके पास 10 लाख है, इसने मेरे को पैसे दिए, मैं कंपनी हूँ, मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, मैंने कंपनी में 2 लाख कमाया, मैंने इसको बोला भाई ये 2 लाख डिविडेंड दूं क्या? बोले सर क्या करूं डिविडेंड लेकर? आपने डिविडेंड दे भी दिया तो मैं वापस से शेयर्स खरीदूंगा। समझ में मेरी बात? बट अगर दूसरी कंपनी, सपोज कराड़ की कंपनी 30% दे रही है, तो मेरे कंपनी में पैसे लगाता ही नहीं, ये सारा पैसा किधर लगाता? 30% पे। और अगर वो खुद अपने बिजनेस में 25% कमाता तो मेरे कंपनी में पैसा नहीं लगाता, अपने बिजनेस में पैसा लगाता, करेक्ट है? तो रियली स्पीकिंग ही इज हैप्पी विद द रिटर्न ऑफ 20%, तो ही विल अगेन इन्वेस्ट दैट 20% मनी इनटू शेयर्स। अरे हाई है नहीं? तो रिजर्व भी अगर आपने डिविडेंड में बांट दिया, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर उस पर 20% कमा रहा था, करेक्ट है बात? इक्विटी के फॉर्म में वो कंपनी को बोलेगा एक काम करो, 2 लाख रुपए अपने पास ही रखो मेरे पास और एक्सपेंशन करो, 2 लाख रुपए 10 लाख ऑलरेडी दिया है, 2 लाख आपको नया दे रहा हूँ, 12 लाख पर मुझे 20% दे दो आगे जाकर। तो मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज सेम। जो भी इक्विटी पर है कॉस्ट, वो रिजर्व एंड सरप्लस पे आएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इक्विटी पर मैं 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और रिजर्व पे 5%, पागल बैठा होंगे।
अगर इक्विटी में 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब रिजर्व अलाउ किया है, तो उस पर 5% चलेगा नहीं, तो दो डिविडेंड दिलाओ इधर, डिविडेंड का पैसा लेता वापस शेयर्स खरीदता। अरे हाँ या नहीं, करेक्ट है। और शेयर्स पे कितना कमाता? 20%। शेयर्स पे कितना कमाता? 20%। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। ये जो क्लास है, ये क्लास है इक्विटी, और ये जो रो है ये है सपोज डिवेंचर, और मैं कंपनी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, आप सब ने कंपनी में सपोज एग्जांपल है, इक्विटी वालों ने कंपनी में 1 करोड़ दिया एग्जांपल, और डिवेंचर वालों ने 1 करोड़ दिया। ओके, इनको 10% मैंने दिया, ये अपने घर चले गए। ओके, इनको रिस्क लेना नहीं। आप लोग ने रिस्क लिया, आपने 20% कमाया, करेक्ट है। अब 20% कमाया मतलब आप सबने 20 लाख कमा लिया। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ 20 लाख का करूँ क्या? चलो बताइए, क्या करोगे 20 लाख का? क्या करोगे? 20 लाख कमाया आपने, 1 करोड़ लगाया और 20% कमाया, 20 लाख की प्रॉफिट है। व्हाट शुड आई डू? रीइन्वेस्ट वेयर? पार्टी नहीं है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाता है। हाँ, क्या करोगे 20 लाख से? दूसरी कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही तो सारे इन्वेस्टमेंट तू विड्रॉ कर लेगा और तू करेगा। बट तू मेरे कंपनी में पैसा लग रहा है, मतलब यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर रिटर्न्स आई गिव। आई एम गिविंग 20%, यू आर हैप्पी। नाउ इफ यू हैव 20% से ज्यादा ऑप्शन, तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करोगे, मेरे साथ कंटिन्यू नहीं करोगे। बट आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर हैप्पी विद 20%। क्लियर बात है? अब अगर आप खुद इन्वेस्ट करोगे तो आप 20% कमा पाओगे क्या? नहीं। बट मुझे ही वो पैसा दोगे तो उस पर 20% कमा सकते हो, करेक्ट है बात? तो नीचे नोट लिखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ retained earnings, cost of retained earnings is equal to cost of equity। सेम है, जो भी इक्विटी शेयर पे हम कमाना चाहते हैं, cost of retained earning is equal to cost of equity, that is equal to KE। फॉर्मूला सेम आएगा, that is equal to KE। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस पे भी अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो केई का फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल है। इसीलिए आपने एक क्वेश्चन में 12 के अंदर वहां पे क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड सॉल्व अंडर सीएपीएम मॉडल। तो इक्विटी शेयर हो या रिजर्व हो, दोनों मेरे लिए एक ही है। और रिजर्व पर राइट किसका होता है? इक्विटी। तो जो भी वो शेयर कैपिटल पे एक्सपेक्ट करते हैं, वो और किस पे एक्सपेक्ट करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। सिंपल लॉजिक हो गया, करेक्ट है बात? तो अभी एक काम करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ABC company provides the following details: D0, P0, G. What is the cost of retained earning? Cost of retained earning and cost of equity is same, right? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कांस्टेंट ग्रोथ। करो ट्राई।
व्हाट इज T1 कितना है? नहीं T1 4.39 T1 है। P0 कितना है? 50। ग्रोथ कितना है? 0.05 into 100 कितना हो गया? 13.799 मतलब 13.80%। चेक करो आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? चलेगा। इंडेक्स लिखते हैं पहले, बेसिक क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एक दो और बचते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो थोड़ा इसमें पूरे इसके सारे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है? तो इंडेक्स पहले कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखना है एप्लीकेशन ऑफ CAPM मॉडल फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एप्लीकेशन ऑफ CAPM मॉडल फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Application of CAPM model for cost of equity. 10 में 8th में लिखना है cost of equity ब्रैकेट में constant growth model। cost of equity ब्रैकेट में constant growth model। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसके बाद 11 में लिखना है कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स। 11 कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स ब्रैकेट में कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स ब्रैकेट में कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। 12 cost of reserves ब्रैकेट में CAPM मॉडल। कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स ब्रैकेट में CAPM मॉडल। 21 प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन 8। 21 practice question similar to question 8. Okay, 28 practice question similar to question 8। ये देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस होमवर्क देना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन 8। 28 में प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन 8। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ रहे हैं। इट्स अभी ऑब्जर्व दैट leverage comes around for 4-5 marks and cost of capital again for 4-5 marks। ओके, जिसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे फॉर्मूला बेस्ड थे। अभी आपको एक्चुअली एवरेज कॉस्ट निकालना। क्या निकालना? एवरेज कॉस्ट। करेक्ट है बात। अभी तक आप इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल रहे थे कि इक्विटी कितना रखा है, डिवेंचर कितना रखा है, करेक्ट है, प्रेफरेंस है। बट अभी बिजनेस के अंदर अलग अलग फंड्स है, उनका एवरेजिंग क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक इन अ बिजनेस कोई प्रोडक्ट पे 20% प्रॉफिट कमा लेता है, कोई प्रोडक्ट पे 10% कमाते हैं, कोई प्रोडक्ट पे 1%। एवरेज प्रॉफिट कितना है ये इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? ओके, तो वैसे ही आप जो कैपिटल रेज कर रहे हो उसका एवरेज कॉस्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अरे इंटरमीडिएट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई सब्जेक्ट में 60 लेकर आए, कोई सब्जेक्ट में 40 लाए, एवरेज 50 लाए। इंपॉर्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करेक्ट है बात। कोई सब्जेक्ट में आपने 60/70 टच किया, कहाँ पर आप 40 डॉट पर बैठे हो। करेक्ट, एवरेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। ओके, कभी महंगा फंड कभी सस्ता फंड, एवरेज फंड क्या रेट पे लेकर आए ये कैलकुलेशन। और एवरेज में एक होता है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये आपने पढ़ा इन्वेंटरीज में। ओके, सिंपल एवरेज क्या है? सिंपल, इट डज नॉट कंसीडर द क्वांटिटी इन इन्वेंटरी। करेक्ट बात। जैसे एग्जांपल है कि मैंने इक्विटी 20% का लाया, डिवेंचर 10% का लाया और प्रेफरेंशियल 5% का लाया, तो डिवाइड बाय 3। करेक्ट बात। तो ये सिंपल एवरेज हो गया। सपोज एग्जांपल है, ये भी 10% लेता हूँ या जो भी ले लेते हैं 6% लेता हूँ, तो 36 डिवाइड बाय 3 जो भी आ रहा है दैट इज 12।
दैट इज 12% इज द एवरेज कॉस्ट, बट 20% का फंड 1 करोड़ का है और बाकी 10-10 लाख का है। जब अमाउंट को लेकर कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज। तो आप क्या बोलोगे, वेटेड एवरेज। अरे आप सेम लाइक इन्वेंट्री, आपने 10 रुपए की चीज लाई, एक 15 की लाई है और एक सपोज 11 की लाई है, तो डिवाइड बाय एवरेज प्राइस आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 3, करेक्ट है, 12 रुपीज। अरे बट 10 रुपए की चीज का 100 क्वांटिटी है, 15 का 1000 क्वांटिटी है और 11 का 500 क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी और प्राइस दोनों कंसीडर करते हो तो क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा एक सोर्स से आता है या अलग अलग सोर्स से आता है, अलग अलग सोर्स, अलग अलग, कोई इक्विटी से थोड़ा पैसा, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा डिवेंचर, सब सोर्स से जितना पॉसिबल है लेकर आए। अब कंपनी में एवरेज कॉस्ट पता करना बहुत जरूरी है, और एवरेज कॉस्ट में भी इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में आप क्या देखोगे, कॉस्ट प्लस अमाउंट, कितना अमाउंट रेज किया, इक्विटी 10% का 1 करोड़ रेज किया, डिवेंचर 2% का 10 लाख रुपए का रेज किया, एग्जाम्पल। तो कॉस्ट प्लस अमाउंट दोनों देखोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तक रिकॉर्ड है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पूछते हैं, एंड इट्स सिंपल, इट्स नॉट टफ। एक सम तक आपको टेंशन है, पूरा चैप्टर आगे वेटेड एवरेज कॉस्ट पे चलने वाला है। किस पे चलने वाला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, तो लीव वन लाइन, राइट डाउन हेडिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म है WACC। WACC इसका सिंबल है K एंड O, O स्टैंड्स फॉर ओवरऑल कॉस्ट, समझ रहे, KO, ठीक है ना, KO। अब देखो KO में उसका और एक नाम है नीचे में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे हाँ या नहीं, पक्का। तो देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये डिस्कशन चल रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देयर आर 2 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 1, हर एक कॉस्ट का, हर एक कैपिटल का इंडिविजुअल कॉस्ट निकालो, जो अभी तक आप कर रहे थे, KP, KD, KE, समझ में ये बात। तो हर एक कैपिटल का क्या करोगे, इंडिविजुअल कॉस्ट, करेक्ट है। तो स्टेप नंबर 1 लिखना है, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट individual cost of each capital, calculate individual cost of each capital, हर एक कैपिटल का एक इंडिविजुअल कॉस्ट निकालोगे। ओके, जो अभी तक आप कर ही रहे थे, फ्रैंकली आप हर एक का इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल रहे थे। अब स्टेप नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना है, जब तक एक सम नहीं होता टेंशन नहीं लेना इसके ऊपर। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरी बात समझना, ये क्या है। अब देखो, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, इसके 2 अप्रोच है। तो एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब, तो वेटेड एवरेज में 2 चीज होगी, वन इज कॉस्ट, वन इज अमाउंट। जैसे आपको होता है ना इन्वेंट्री में प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो कॉस्ट एंड अमाउंट, कितना कैपिटल रेज किया, वो अमाउंट के 2 अप्रोच है, वो अमाउंट को कंसिडर करने के 2 अप्रोच है।
एक अप्रोच होता है बुक वैल्यू अप्रोच, ये जो बैलेंस शीट पे दिख रहा है, और रियली मार्केट वैल्यू अप्रोच, मार्केट में उसकी वैल्यू अलग है। बुक वैल्यू में शेयर 10 रुपए का है बट मार्केट में 40 रुपए का है, समझ रहे हैं? डिवेंचर बुक वैल्यू 100 रुपए का है, मार्केट में 150 रुपए में बिक रहा है। या तो सबका बुक वैल्यू ले लो या तो सबका मार्केट वैल्यू लो, विच इज मोर प्रैक्टिकल, मार्केट वैल्यू। समझ में नहीं बात? रियलिटी को कौन सा बताएगा? मार्केट वैल्यू, समझ रहे हैं? अगर कोई कंपनी 30 साल पहले बनी थी, उनकी इक्विटी 10 रुपए की थी तब, और आज उनकी इक्विटी 2000 रुपए की है, तो रेलेवेंट अमाउंट कौन सा है? 2000 रुपए। समझ रहे हैं? तो एग्जाम में आपको जो अमाउंट लेनी है ना, या तो सबकी बुक वैल्यू लेनी है या तो सबकी मार्केट वैल्यू लेनी है। सिंपल लॉजिक है। अमाउंट इनटू कॉस्ट कर रहे हैं ना, अमाउंट इनटू कॉस्ट। जैसे आप करते हो ना क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी प्राइस इन्वेंट्री के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अमाउंट एंड कॉस्ट। अमाउंट के लिए कितना अप्रोच है? 2। कौन से 2 अप्रोच है? बुक वैल्यू अप्रोच एंड मार्केट वैल्यू अप्रोच। करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे लिखना है बुक वैल्यू अप्रोच, बुक वैल्यू अप्रोच। सभी अमाउंट का बुक वैल्यू अप्रोच लेना है, बुक वैल्यू अप्रोच। ओके, एंड सेकंड है मार्केट वैल्यू अप्रोच, मार्केट वैल्यू अप्रोच। ओके, तो या तो सबकी बुक वैल्यू ले लो अमाउंट के लिए, जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट, तो या तो उसकी सबकी बुक वैल्यू लो या तो सबकी मार्केट वैल्यू लो। अब जब बुक वैल्यू लोगे तो सपोज आप इक्विटी शेयर लोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू आती है। ओके, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस की भी बुक वैल्यू बुक्स में दिखता है ना, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड, अगर आप देखते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट है। फोर्थ इज डिबेंचर का बुक वैल्यू मिल जाएगा, एंड फिफ्थ इज डेट और लोन्स, इनकी बुक वैल्यू मिल जाएगी। बट मार्केट वैल्यू अप्रोच में इक्विटी का तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, करेक्ट है। बट रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे नहीं। रिजर्व है क्या? 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 बेचना। रिजर्व का कोई मार्केट वैल्यू होता है क्या? हैव यू सीन कि कंपनी का रिजर्व 10 रुपए का 15 रुपए में मिल रहा है? अरे ऑलरेडी रिजर्व ज्यादा रहेगा तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऑलरेडी रिजर्व ज्यादा रहेगा जिसके वजह से इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कंसीडर नहीं करना है। समझ मेरी बात? इसकी कौन से केस में? मार्केट वैल्यू में। सेकंड लिखना है, देखो सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड डिबेंचर एंड फोर्थ इज लोन। मतलब मार्केट वैल्यू अप्रोच में आप रिजर्व सरप्लस लोगे नहीं, और बुक वैल्यू अप्रोच में रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, करेक्ट है ना बात? अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 2 मिनट, हम क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है कि कोई 15% का फंड है, कोई 20% का, कोई 30% का है, एवरेज 18% हम दे रहे हैं, करेक्ट है बात? 18% दे रहे तो हमारा 30%, एवरेज से कंपेयर करेंगे, करेक्ट है बात? तो अभी मेरी बात समझो, उसका स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट। आपने कर लिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट एवरेज। उसके लिए अप्रोच कितने हैं? 2। कौन से 2? बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू में सभी अमाउंट किस पे लेंगे? बुक वैल्यू। उस पर रिजर्व आएगा? मार्केट वैल्यू अप्रोच में सभी अमाउंट मार्केट वैल्यू, बट उसमें रिजर्व आएगा? नहीं आएगा। अब ये निकालने के लिए स्टेप 2 निकालने के एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, मेरे मन का है, आप चेंज कर सकते हो, बट दैट इज इजी। ओके, तो नीचे फॉर्मेट दे रहा हूं मैं, 5 कॉलम है। ओके, तो 5 कॉलम में सबसे पहला आएगा आपका सोर्स। पहला क्या आएगा? सोर्स, ठीक है ना? लिखते जा रहे हैं, 5 कॉलम आएगा सोर्स। सोर्स के बाद उस सोर्स का या तो बुक वैल्यू लेंगे या तो फिर मार्केट वैल्यू लेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला, वैसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में बोलेंगे कैलकुलेट बेस्ड ऑन बुक वैल्यू या बोलेंगे बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन साइलेंट है तो मार्केट वैल्यू, दैट इज मोर प्रैक्टिकल। क्लियर है लॉजिक है? अब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बाद वेट्स, कितना परसेंटेज उनका अमाउंट है, वेट्स
ओके, समझाऊंगा मैं, देखते जाना। फिर इंडिविजुअल कॉस्ट, individual cost and KO. KO means KO नहीं, KO ये कर रहे हैं। KO stands for overall cost of capital या cost average cost of capital। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेट हो गया। समझते प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लेकर उसके बाद जो क्वेरी लेंगे पूछना है। ठीक है, तो एक काम करो, come to page number 4.1, question number 27. 4.1, question number 27. Question number 27. Question number 27. X Limited has the following capital structure: equity share 100 lakh, मतलब 1 करोड़, preference share 10 lakh, retained earning reserve and surplus 120 lakh, 13.5% debenture 50 lakh and term loan 80 lakh. Total पैसा कंपनी में 360 lakh, मतलब 3 करोड़ 60 lakhs पैसा लग गया। अब देखो, next expected dividend per share 1.5, ये क्या बन जाएगा? D1 या D0? अंडरलाइन करके बुक वाली को D1। The dividend is expected to grow at the rate of 7%। तो 7% क्या बन जाएगा? G। अभी आपको आना चाहिए चीजें, करेक्ट है। The market price per share is 20, P0, करेक्ट है। Preference stock redeemable after 10 years is currently selling at 80, मतलब NP कितना हो गया? 80, करेक्ट है बात। The tax rate is 50%, debenture redeemable after 6 years are selling at 80. Calculate average cost of capital using book value approach, market value approach। 2 मिनट मेरे साथ सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन है, कहीं नहीं करने का, ठीक है ना। देखो बुक में इलास्ट्रेशन 27, इलास्ट्रेशन 27, illustration 27, step number 1, calculation of individual cost of capital, individual cost of capital, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लाइन से चलेंगे क्वेश्चन के ऑर्डर में। सबसे पहले ए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी के लिए 3 अप्रोच सीखी आपने। कौन से 3 अप्रोच? कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ एंड CAPM। अरे हाँ यार, बट डेटा देख के लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कांस्टेंट ग्रोथ रेट, करेक्ट है बात। तो नीचे लिखना है KE is equal to D1 upon P0 plus G into 100। KE is equal to D1 upon P0 plus G into 100। अरे हाँ यार, अब D1 निकालो, नेक्स्ट नहीं, ऑलरेडी दे दिया। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट तो मतलब D1 हो गया 1.5, P0 कितना हो गया? मार्केट प्राइस कितना दिया? 20 रुपीस। ग्रोथ रेट कितना है? चेक करो, हाँ क्वेश्चन को देखते रहना है। 7%, 0.07 into 100, 14.5%। डन हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब क्वेश्चन के ऑर्डर में चलो। प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है सेकंड, एक सेकंड। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल दिया है या इरिडीमेबल दिया है? रिडीमेबल और इरिडीमेबल? रिडीमेबल। तो रीड करो, देखो, प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 years is currently selling at 80। तो एक काम करो, नाउ आइटम बी,
एक सेकेंड, सबका इक्विटी हो गया क्या? इक्विटी हो गया क्या? वही भी अप्लाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डन, पक्का करेक्ट। एक लाइन लिख करो, वहां भी लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब बताओ फॉर्मूला अभी आपको आ जाना चाहिए भाई, इतने मेहनत कर रहे हैं हम, आपको फॉर्मूला पता है, 2 दिन से चल रहा है। केपी इज इक्वल टू पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब पीडी, पीडी 100 रुपए पर 11 टका है, 11 टका लिखा 11%, तो 11 रुपए हो गए 11 रुपीस, करेक्ट है ना बात? आरवी रिडीमेबल वैल्यू दिया नहीं है, अज्यूम क्या करोगे? फेस वैल्यू, करेक्ट है, तो 100 रुपीस। एनपी दिया है, आज प्रेफरेंशियल पार्टनर है तो कितना पैसा कंपनी को मिलेगा? 80 रुपीस। अरे दिया है कि नहीं? 80 रुपीस हो गया। कितने सालों में रीडिंग होगा? 10 years। आंसर 14.4%, 44 डबल 4, ठीक है, 14.44%। ये प्रेफरेंस शेयर कमाएंगे, 100 रुपए लगा के 14.44 कमाएंगे, और इक्विटी वाले 14.5, बहुत कट टू कट चल रहा है, करेक्ट है बात? अब उसके बाद लाइन से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि रिटेन अर्निंग किसका राइट है? इक्विटी। तो इक्विटी वाले रिजर्व में रखे या कैपिटल में रखे, बात तो एक ही है, करेक्ट? तो नीचे नोट लिखेंगे सी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स is equal to cost of equity, that is equal to KE, and that is equal to 14.5%. Cost of retained earning is equal to cost of equity, that is equal to KE and equal to 14.5%. ये हो गया आपका खत्म। अब नेक्स्ट डिबेंचर्स, ऑर्डर में जा रहे हैं, वही ऑर्डर में इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। देखो ये पार्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बच्चे यहीं पर कैलकुलेशन में गलती करते हैं एग्जाम में, और फिर आगे जाके WCC गलत होता है। अगर यही गलत है तो WCC गलत आएगा। तो वी हैव टेकन लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल कॉस्ट। अभी अपने गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका फोकस WCC पे होना चाहिए, करेक्ट है? तो वहां लिखना है डी पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। पहली बात, डिबेंचर कौन सा है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल? रिडीमेबल। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लिखोगे, KD is equal to I 1 minus tax plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 multiply by 100। हाँ, KD is equal to I 1 minus tax plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 multiply by 100। अरे ये सब
आई बताओ कितना था? 13.5. 1 minus tax is 0.50 plus RV 100, NP 80 divided by 6 years. Whole divided by 100 plus 80 divided by 2. अभी आना चाहिए आपको। कितना आया? 203, तो 20% लगभग जस्ट, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इस पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, करेक्ट है। एक सेकेंड, सबका डिवेंचर हो गया क्या? डिवेंचर हो गया कंप्लीट, लास्ट नॉट है कंप्लीट, ठीक है। तो एक लाइन लीव करो। फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन KD is equal to interest rate 1 minus tax rate. KD is equal to interest rate 1 minus tax rate. Okay, interest rate 1 minus tax rate कितना? 12% into 1 minus 0.5, तो ये अल्टीमेटली कितना होगा? 6%। खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल कॉस्ट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? इंडिविजुअल कॉस्ट। अभी हम स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, करेक्ट है। तो नीचे लिखना है स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, करेक्ट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of capital, weighted average, not simple average, weighted average cost of capital. सबसे पहला ए, बुक वैल्यू अप्रोच। बुक वैल्यू, सभी अमाउंट्स का बुक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, करेक्ट है। जब नई कंपनी होती है तो बुक वैल्यू आपको देखनी है। बहुत बार कंपनी का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू आसपास होता है, करेक्ट है। तो बुक वैल्यू अप्रोच, कितने कॉलम्स? 5 कॉलम्स। सोर्स, बुक वैल्यू, करेक्ट है, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड KO। सोर्स, बुक वैल्यू, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड KO, ठीक है ना बात। आज आपको एक प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में देने वाला हूँ इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर। ये सब होने के बाद ही आपको एक क्वेश्चन सेल्फ करना है, कोई किसी का डिस्कस नहीं करेगा। गलत होने दो, कंफ्यूजन होने दो। देखते हैं कितने लोग सही आते हैं और बिल्कुल हेल्प नहीं करना किसी फ्रेंड को, समझ रहे? अगर कोई पूछेगा क्या नहीं बता देगा, आंसर छुपा देगा, ठीक है। तो देखो, सोर्स सबसे पहले इक्विटी कैपिटल, इक्विटी, ओके। सेकंड इज प्रेफरेंस, क्वेश्चन के ऑर्डर में जाऊंगा। थर्ड इज रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। बुक वैल्यू अप्रोच लेना है। रिटेन अर्निंग। फोर्थ इज 13.5% डिवेंचर, 13.5% डिवेंचर। फिफ्थ इज 12% लोन, 12% लोन, है ना। अब ये देखना है बुक वैल्यू रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, इक्विटी 100 लाख ऑलरेडी दिया, बुक वैल्यू दिया, करेक्ट है। 10 लाख डिफरेंशियल, रिटेन अर्निंग 120 लाख, डिवेंचर 50 लाख एंड ये 80 लाख। करते क्या राइट, हाँ। अब इंडिविजुअल कॉस्ट आपने निकाला है 14.5% इक्विटी, चेक करो। प्रेफरेंस कितना था? 14.44%। रिटेन अर्निंग सेम आएगा 14.5%।
रिटेन अर्निंग सेम आएगा 14.5%, डिवेंचर कितना आया था 11.20%, एंड लोन कितना आया था 6%। यहाँ तक समझ आया? अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सीपीडी से फाउंडेशन पे लेके जा रहा हूँ। इन्वेंट्री का वेटेड एवरेज इन्वेंट्री ये सॉल्व करने से पहले ध्यान देना, यहाँ तक समझ नहीं क्लियर है? देखो सपोज मेरे पास 100 क्वांटिटी पड़ा है 10 रुपए वाला माल, और मेरे पास 200 क्वांटिटी पड़ा है 12 रुपए का माल। सिंपल एवरेज में आप क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए सपोज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में करेक्ट है, मैंने परचेज लिया, क्या ये परचेज करेक्ट है, तो सिंपल एवरेज में क्या करता था 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 11 रुपीस। बट वेटेड एवरेज में मैं क्या करता था 100 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 200। अरे हाँ यार ऐसे ही कुछ करते थे ना, क्वांटिटी टू प्राइस प्लस क्वांटिटी टू प्राइस डिवाइड बाय होल क्वांटिटी, करेक्ट ऐसा कुछ तरीका था। मेरे को अकाउंट्स इतना नहीं आता है बट आई गेस ये सही था। ओके अब यहाँ देखो ये प्रोपोर्शन कितना है 100 डिवाइड बाय 300, वेट्स हो गया 100 डिवाइड बाय 300, करेक्ट है बात? तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 200 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 12। ऐसा कुछ सही चल रहा है क्या? उसको ब्रेक किया मैंने, उसको क्या किया ब्रेक किया, मतलब देखो ना ये प्लस को साइड सेपरेट कर दो तो आपका अल्टीमेटली उसको ब्रेक करके मैंने वेट्स निकाले। तो कैन आई टेल कि दिस इज वेट्स, वेट्स इनटू प्राइस इज वेटेड एवरेज प्राइस, वेट्स इनटू प्राइस प्लस वेट इनटू प्राइस इज वेटेड एवरेज प्राइस। अरे हाँ या नहीं? नहीं समझा? पक्का समझा? कितने लोगों को समझा आप पर? हाँ कितने लोग नहीं समझा? हाँ तो देख सिंपल है। टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने परचेज 100 क्वांटिटी का किया 10 रुपए में और परचेज 200 क्वांटिटी के 12 रुपए का, और मेरे पास स्टॉक 50 क्वांटिटी है, ये 50 को मुझे वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस कितना है, कैसे सॉल्व कर देता है सीपीडी में? वापस से देखो 100 की क्वांटिटी 10 रुपए की पड़ी है, 200 की क्वांटिटी 12 की पड़ी है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 50 है, वेटेड एवरेज मेथड करके मुझे वैल्यू करना है। क्या करना है? वैल्यू करना है। हाउ विल आई सॉल्व दिस? 100 इंटू प्राइस प्लस 200 इंटू प्राइस डिवाइड बाय द होल क्वांटिटी, ये आपका मेथड था। अब मैं समझ रहे हो यहाँ तक एटलीस्ट? ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। तो देखो 100 इंटू प्राइस डिवाइड बाय 300 प्लस 200 इंटू प्राइस डिवाइड बाय 300, मैंने प्लस को सेपरेट कर दिया। एग्री? ओके तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 10 प्लस 200 डिवाइड बाय 300 इंटू 12। मैथमेटिक्स मैं एफएफ नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? मैथ्स। आपका फेवरेट सही था, ठीक है ना, बहुत दिल से पढ़ा था आपने, करेक्ट है? तो कैन आई टेल दिस इज कॉल्ड एज वेट, मैं इसको नाम दे दिया, इसको वेट बोलते हैं और इसको प्राइस बोलते हैं, इसको वेट बोलते हैं, इसको प्राइस बोलते हैं। तो सेम चीज मैं यहाँ पे करूँगा, देखो यहाँ 100 डिवाइड बाय 360 इंटू प्राइस इंटू कॉस्ट, सेम वे 10 डिवाइड बाय 360 इंटू कॉस्ट, करेक्ट है बात? 120 डिवाइड बाय 360 इंटू कॉस्ट, ये अमाउंट से अमाउंट हमारे लिए वेट है ना, करेक्ट है? तो 50 डिवाइड बाय 360 इंटू कॉस्ट एंड 80 डिवाइड बाय 360 इंटू कॉस्ट। यहाँ तक ऐसा कर सकते हैं, सेम लॉजिक से। लिखो हमें वेट्स लिखो, वेट्स लिखो, वेट्स। इन्वेंट्री में बेस्ड वेट्स कौन से बेस पे होता है? क्वांटिटी। कौन से बेस पे होता है? क्वांटिटी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए वेट्स कौन से बेस पर है? अमाउंट, कितना पैसा रेज किया। देखो ये आपका बेसिक्स है,
मतलब ये चीज़ें आपने पढ़ी है, मैं अभी इसको मैथ्स समझा रहा हूँ, मेरा काम मैथ्स समझाना नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो भी मैं 5 मिनट रुक के आपको मैंने वो वेट्स पता है, रियली स्पीकिंग इंटरमीडिएट लेवल पे समझाने की जरूरत नहीं वेट्स का, क्लियर लॉजिक, थोड़ा सा आपको अपना बेसिक्स यूज अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, अब एक मिनट कैलकुलेटर लेते हैं सब में, 100 मेरे साथ चल रहा है डिवाइड बाय 360 इंटू 14.5, परसेंट मत प्रेस करो, आंसर परसेंट में ही है, बोलो कितना है, 4.027%, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करो, 4.027%, हाँ नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है डेसिमल्स में, ठीक है बोलो, 0.4011%, ओके, 4.83%, नेक्स्ट 55%, 1.55%, 1.33 ना, इसको टोटल ले लो, टोटल ले लो, हाँ हाँ 12.19%, 15%, 12.15%, 12.15 सबको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया क्या, कर रहे हैं क्या कुछ स्टूडेंट, आई वेट, 1 2 3 4 दिख रहे करते हुए, इसका मतलब क्या है, हमने 14.5% का भी पैसा लाया, हमने 6% का भी पैसा लाया, हमने 11.2 का भी पैसा लाया, बट ऑन एन एवरेज सारा फंड्स जो आया है ऑन एन एवरेज कितना टका पे कर रहे हैं, 12.15%, एवरेज कॉस्ट कितना है कंपनी का, 12.15%, 12.15 से ज्यादा ही कमाना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो कंपनी लॉसेस में आ जाएगी, सिंपल लॉजिक है। कभी अरे बिजनेस में टाइम आता है ना, महंगा लोन भी लाना पड़ता है, सस्ता भी लाते हैं, एवरेज फंड देखते हैं कि हमारा क्या चल रहा है, एंड एवरेजिंग इज 12.15% ऑफ दिस कंपनी, क्लियर लॉजिक हो गया। तो ये आपका बुक वैल्यू अप्रोच था, स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन मार्केट वैल्यू अप्रोच। देखो आज पहला ही सम हो रहा है डब्ल्यूएसीसी का, आप कम से कम 12-15 सम सॉल्व करने वाले हैं, समझ रहे हैं, डब्ल्यूएसीसी पूरा डब्ल्यूएसीसी पर अभी चलने वाला है, ओके। तो अभी पहला सम है, उसमें भी सिर्फ बुक वैल्यू अप्रोच हुआ है, मार्केट वैल्यू अप्रोच में क्या होता है, वो कैलकुलेशन पे कंफ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए एक आज कंपल्सरी होमवर्क करना ही पड़ेगा आपको, एक और डिफिकल्ट जाएगा, जाने दो, डरना नहीं, पैनिक मत करना, ट्राई करना, ठीक है ना बात। फिर कल के सेशन में आपके डब्ल्यूसीसी ऐसा सॉल्व होने चाहिए, कल के सेशन, आज है, ठीक है। तो नीचे लिखना है सेकंड, मार्केट वैल्यू अप्रोच, मार्केट वैल्यू अप्रोच, मार्केट वैल्यू अप्रोच, सोर्स, ठीक है ना, सोर्स के बाद मार्केट वैल्यू, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड क्यू, फॉर्मेट बनाओ। है ना, सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड क्यू।
अब सोर्स पहला लाइन से इक्विटी, मेरे साथ ही सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर लेंगे हम नेक्स्ट, प्रेफरेंस के बाद रिटेन अर्निंग नहीं है, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। उसके बाद डिवेंचर्स 13.5% डिवेंचर्स एंड 12% लोन। अब लोन ऐसा होता है कि 100 करोड़ का लोन मार्केट में बिक रहा है 120 करोड़ में, वो तो सेम ही रहता है ना, करेक्ट है बात। तो जो है वो है, उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम है तो सेम ही लेंगे। बट एक एक करके, एक सेकेंड मेरे साथ प्लीज, 2 मिनट। इक्विटी का फेस वैल्यू कितना है? 10, मार्केट वैल्यू कितना है? 20, डबल हो गया। अरे डबल हुआ ना, तो अगर 100 लाख का लोन है तो कितने लैक्स हुए? 200 लैक्स। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 200 लैक्स। 10 रुपए का शेयर 20 हो गया, 1 करोड़ के शेयर 2 करोड़ हो गए, तो 2 करोड़ मतलब 200 लैक्स। तो आई राइट डाउन 200 लैक्स हियर, रुपीस इन लैक्स। मार्केट वैल्यू ले, सबका मार्केट वैल्यू देखो, कैलकुलेटर लेना है 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10,000 इंटू 80 रुपीस, 10,000 इंटू 80 रुपीस कितना हो गया? 8 लाख हो गया। 8 लिख दूंगा मैं, अरे हारिया नहीं, टेक कैलकुलेटर, 50,000 डिवेंचर्स इंटू 80 रुपीस, हाँ 40 लैक्स मार्केट वैल्यू की डिवेंचर की। और लोन का तो सेम ही रहेगा 80, करेक्ट है ना, लोन का तो सेम ही रहेगा ना। टोटल बताओ मुझे इसका, 328 लैक्स, 328 लैक्स। अब इंडिविजुअल कॉस्ट में सेम ही आएगा जो हमने निकाला है, 14.5%, 14.44%, और क्या था? 11.2%, and loan is 6%. Cost into amount, cost into weights आएगा आपका। अभी देखो 200 divided by 328, 8 divided by 328, 40 divided by 328 and 80 divided by 328। चलो फाइनल क्यों बताओगे आप? फाइनल क्यों? कितना लास्ट? 12.02%। चेक करो गलत हो रहा है सही हो रहा है? 12.02 आ रहा है। देखो यहाँ पे बताओ, इक्विटी का बताओ पहले कितना है? 8.84%, प्रेफरेंस 0.352%, डिवेंचर्स 1.36%, 365, एंड लोन 1.46। ऑन एन एवरेज आप 12% दे रहे हो, 12.02% दे रहे हो ऑन व्हाटएवर द कैपिटल यू आर रेजिंग, ठीक है ना भाई? तो आप एक होमवर्क मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आपको टाइम अभी रहेगा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मस्त सॉल्व करके खत्म कर दो। जब आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद जब भी एज अ होमवर्क आपने खुद होकर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन 24 ट्राई करना है। कौन सा क्वेश्चन? 24। चेक करो 24। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मार्केट वैल्यू अप्रोच है, आपको कंफ्यूजन होगा मार्केट वैल्यू निकालने में, होने दो। कंफ्यूजन शुड बी हियर नाउ एंड नॉट इन एग्जाम। आज जितना कंफ्यूजन रखोगे तो अभी क्लियर होगा, बाद में एग्जाम में नहीं होगा। ओके, 24 कंपल्सरी होमवर्क टू एवरीवन, प्लीज। कंपल्सरी मींस आई चेक, डेफिनेटली करेक्ट है, करके आना है। विल स्टॉप फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, थैंक यू।